सामान्य चाचा और आपने विचार रखे हैं। विषय अजीविक खेती विस्तारीकरण दुष्परिणाम जो भी रंजना जी ने रखे हैं ये विषय, तो आदरणीय पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं मैं कि वो आए और आज के द्वितीय सत्र में अपना दिशा और दशा प्रदान करें, मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय पवन कुमार जी। जी नमस्कार, धन्यवाद। आज का योग सत्र बहुत अच्छा, बहुत सुंदर आज की कक्षा हमारी रही है। इसी यही कामना है कि ये इस प्रकार की जो सदाचार साथ रहने का, सहयोग करने की व्यवस्था बनी रहे। आज के विषय पर आते हैं और आज का विषय भी पिछले 2 दिन की चर्चाओं के साथ ही जुड़ा हुआ है। विषय तो आज का है कि अजैविक खेती से का जो विस्तारीकरण हो रहा है उसके क्या परिणाम हम देख रहे हैं। लेकिन ये जो अजैविक खेती है, जो केमिकल आधारित खेती है और गैर प्राकृतिक खेती के जो दुष्परिणाम हैं वो उसी तरह के हैं जो कि हम पिछले 2 दिन में चर्चा कर रहे थे कि जो जहर है वो सब जगह फैल रहा है। जहर केवल खेती में नहीं फैल रहा है, जहर हमारे विचारों में, हमारे समाज में मानसिक रूप से भी फैल रहा है। तो इन पिछले 2 दिन की चर्चा के साथ साथ ही उसके जो संदर्भ हैं उसके साथ ही आज हम फोकस करते हैं कि जो जहर हम फैला रहे हैं अजैविक खेती से, केमिकल आधारित खेती से, उसके क्या परिणाम हम देखने को समझ में आ रहे हैं, उससे हम क्या समझ पा रहे हैं। ऐसा नहीं है टॉपिक बिल्कुल नया है, इस विषय पर हमने कई बार चर्चा की है और डॉक्टर चौहान ने तो केमिकल कितना पड़ रहा है, कितने ग्राम आ रहा है, कितने माइक्रोग्राम आ रहा है प्रतिदिन, उसके ऊपर भी चर्चा उन्होंने की है। तो और हम इसको रोज प्रतिदिन अपने जीवन में देख रहे हैं कि हमारे भोजन में परोक्ष रूप से या इनडायरेक्ट रूप से, अपरोक्ष रूप से कितने प्रकार के जहर हमारे अंदर हम एब्जॉर्व कर रहे हैं, मतलब या हमें एक्सपोजर मिल रहा है। अब उसमें से कितना हम एब्जॉर्व कर पाते हैं ये अलग विषय है, कितना बाहर निकल जाता है वो भी एक विषय है जो उससे भी जुड़ा हुआ है। ज्यादातर जो विष है वो तो ज्यादातर हमारे शरीर में वो है कि कैपेसिटी है कि हम उसको बाहर निकाल लेते हैं, कम से कम अपने शरीर से। इसी प्रकार से हमारी धरती माता में भी जो विष जा रहा है, अनेक प्रकार का विष जो जा रहा है, उसकी भी धरती की अपनी एक धारण क्षमता होती है। उस धारण क्षमता में चाहे वो हवा हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे पानी हो, उस धारण क्षमता के अनुसार उसकी धरती माता की भी या प्रकृति की अपनी एक क्षमता है जिसको कि वो एब्जॉर्ब कर लेती है और उसको धीरे धीरे उसका विघटन हो जाता है। लेकिन इस मात्रा अगर ये ज्यादा हो जाती है, एक समय से सीमा से ज्यादा हो जाती है, तो ये जो तत्व है हमारे, ये भी इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं और इसको अपने आप को साफ नहीं कर पाते हैं, खुद उनका शुद्धिकरण स्वयं नहीं हो पाता है। इसलिए वो चीजें उसी लेवल पर और घातक बनते जाती है। जैसा कि अभी हम सुनते आते हैं कि हमारे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बढ़ गया और उसके कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से कई सारे तरह के दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं, जो कि केवल हमें हमारे अपने तक ही सीमित नहीं है, हमारे घर तक ही सीमित नहीं है, हमारे राष्ट्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसका प्रभाव जो है वो पूरे विश्व में पड़ने वाला है, पूरे विश्व में पड़ता है। तो ऐसे जब हम अजैविक चीजों की तरफ जाते हैं और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि हमारे बहुत सारे प्रयास होने के बाद भी, अभी पिछले 2 दिन पहले जो हमारे वक्ता आए थे उन्होंने बताया कि पिछले 8 साल से खेती करने पर वो करीब अपना 25% खेती को ही पूर्ण रूप से जैविक कर पाए हैं। तो इतना अथक प्रयास करने के बाद, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो अजैविक खेती है उसका विस्तार बहुत धीरे धीरे चल रहा है, हो रहा है, और साथ ही जो अजैविक खेती है उसका विस्तार
एक समग्र रूप में, एक समग्र मानवता के रूप में वो बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो आज का विषय इन्हीं बिंदुओं पर केंद्रित करते हुए मेरा अनुरोध है कि हमारे जो साथी हैं, सभी साथी आज उपस्थित हैं, वो अपने अपने विचार इसमें बताएं कि उनके कैसे अनुभव आ रहे हैं और वो अपने आसपास के वातावरण में क्या देख पा रहे हैं, कौन से ऐसे कारक हैं जिसकी वजह से वो जैविक खेती को आगे बढ़ाने में उनकी कमी आ रही है, और कौन से ऐसे कारण हैं हमारे समाज में, हमारे वातावरण में, जिससे अजैविक खेती का जो विस्तार है वो तेजी से बढ़ते जा रहा है तुलनात्मक रूप में अजैविक खेती के मुकाबले। ये टॉपिक नया नहीं है, इस पर सबके विचार अगर हमारे पास आते हैं, हो सकता है कुछ इससे हम समाधान की तरफ बढ़ने का प्रयास करें, और उसी के आधार पर फिर हम आगे की अपनी कुछ चीजें में और गहराई से हम सोच के कुछ कार्य को करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। तो इसी आज के इस खुले मंच में जहाँ सबके विचार आमंत्रित हैं, आप सभी का स्वागत है। आज कि आज का सत्र हमारा बहुत सुंदर तरीके से हम आगे बढ़ पाएंगे। जी नमस्कार, धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय पवन सर। आपने जो है जो मार्गदर्शन दिया है और जो अजैविक पद्धति से जो उसके खेती हो रही है उसका दुष्परिणाम के बारे में बताया आपने। और अभी हमारे रमेश चंद्र मेहरा जी ने हैंड रेज किया है, वो शायद आपसे कुछ संवाद करना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है। हरिओम, सदन को नमन। विषय बहुत अच्छा है और निश्चित रूप से इस पर चिंतन होना चाहिए। जो रासायनिक खेती है इसका विस्तार आवश्यकता के अनुसार हुआ, और आवश्यकता के अनुसार जब ये बढ़ते गए, अब वो धीरे धीरे आवश्यकता की जगह लोभ में परिवर्तित हो गया। जब वो लोभ में परिवर्तित हुआ, क्या हुआ कि जब और लोभ के साथ साथ आज की जो परिस्थिति है वो भी उस बात को कि हमें शिक्षा में, स्वास्थ्य में और बाजार पटा हुआ है, और प्रत्येक परिवार जो है उस ओर आगे बढ़ रहा है। आज जब हम 60 के दशक में जाते हैं तो इस तरह की चीज़ें नहीं थी। आज वो सब चीज़ें बहुत सामान्य हो गई है, इसलिए पैसों की आवश्यकता बढ़ रही है। हम जब पढ़ते थे तो हमें एक स्लेट, एक पुस्तक और कलम दे दी जाती थी, और उससे ही हम पढ़ के यहाँ पहुँच गए। आज हम देखते हैं कि जो KG 1 की विद्या, और हमारी तो कोई फीस लगती नहीं थी, आज वो फीस इतनी बढ़ गई है कि सामान्य व्यक्ति अब वो फीस नहीं दे तो उनके बच्चे पीछे रहते हैं। फिर सोशल स्टेटस ऐसा हो गया है कि मेरा बच्चा यदि प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ रहा तो मैं अपने आप को हीन भावना से महसूस करता है। तो चाहते हुए भी, नहीं चाहते हुए भी, उस समय जैसे नर्मदापुरम में टारसी में एक एक दो दो डॉक्टर होते थे, वो जो भी गोली दवाई दे देते उसी से ठीक हो जाते थे। आज जो है अस्पताल की भरमार है, बीमारी की भरमार है। तो भूख मिटी, पर भूख के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आ गई। उस समय जो है हम प्रत्येक किसान जो है अपने बखर से बोनी कर लेता था, खुद महिलाएं और खेत में जाकर के काम करती थी। आज वो परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई। बच्चियां पढ़ी लिखी आ रही हैं, ना तो गोबर उठा रही, ना खेत में जा रही, ना कुछ। तो ये जो सारी चीज़ें हुई है, इसके कारण ये चीज़ें बढ़ते जा रही है और उसका दुष्परिणाम हम देखते जा रहे हैं। अब हम दूसरी तरफ यदि आज की परिस्थिति में देखें कि हम जैविक खेती को सफल क्यों नहीं कर पा रहे, उसका कारण है कि उस मात्रा में हमारे यदि रिजल्ट अच्छे आएंगे तो हम इस ओर भी बढ़ जाएंगे। प्रयास जारी है, परंतु जो रिजल्ट है वो उतने अच्छे नहीं प्राप्त हो पा रहे हैं। तो ये हम कह जरूर रहे हैं कि इस पद्धति में कम खर्च होता है, ये सब बातें होती है, परंतु यदि उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे तो निश्चित रूप से अच्छा। फिर क्या हुआ कि किसानों ने भी जो है उनके मन में भी आ गया कि जो रेडीमेड मिल रहा है उसको डाल दो, अपन कुछ मत करो। और उन्हें भरोसा भी नहीं है। जब तक ये भरोसा हम उनके मन में जागृत नहीं कर पाते तब तक ये बहुत मुश्किल है। मेरा स्वयं का उदाहरण है कि मेरे परिवार ने मुझे केवल 60 डेसिमल ज़मीन दी,
कहते जो पागलपन है वो उसमें ही करो। परंतु जब उसमें थोड़ी सफलता मिली, और जब सफलता मिली तो दूसरे से मैंने कहा भैया हमें तो ज़मीन मिल नहीं रही, आप दे दो। उन्होंने हमें 4 एकड़ दी, उसमें धान में हमने कुछ प्रयोग किया, उसकी सफलता मिली। अब हम जो है 65 एकड़ चना में पहुंच गए। तो ये जो चीज़ें हैं, यदि सफलता आँख से दिखाई पड़ेगी तो निश्चित रूप से जो है हम उस ओर बढ़ पाएंगे। और अब जैसे मैं स्वयं तो इतना मतलब अपने आप पे मुझे भरोसा हो गया है कि धीरे धीरे मेरे गांव से तो हम जो है कोरोजन जैसी चीज़ों को निकाल देंगे। गेहूं में निश्चित रूप से हमें जो है रसायन खाद डालना पड़ेगा, जो पोषक तत्व की ज़रूरत है। बाकी धान और दलहन में तो हम जो है बहुत कुछ कर पाएंगे। जी ओ जी धन्यवाद मेहरा जी। आपने कहा हम अपने गांव से कोरोजिन को निकाल देंगे, ये महत्वपूर्ण संकल्प और आपका प्रयास। अगर कोरोजिन मूंग में डलता है तो आने वाले समय में जो अभी आप किसान आंदोलन कर रहे थे, मूंग खरीदने को सरकार ने मना कर दिया था, आगे चल के ऐसी समस्याएं, गंभीर समस्याएं आएंगी। हमारा निवेदन है कि कोरोजिन के ऑप्शन में, जैसा मेहरा जी बता रहे हैं कि कोरोजन को बिल्कुल बंद किया जाए, चूंकि वो जहर है, प्रॉपर जहर है। आप किसी न किसी व्यक्ति को दे रहे हैं, खुद नहीं खा रहे तो दूसरों को दे रहे हैं। जब आपको याद है, आप मेरे साथ में थे जब बुंडारा कला शरद गौर के यहाँ अपन पहुंचे, वहाँ उनकी ट्रॉली मूंग की भरी रखी थी मकान के बाहर। जब उनके यहाँ अपन भोजन कर रहे थे, भोजन करते समय हमने कहा शरद भैया, शरद जी मुझे एक 20 किलो मूंग दे दीजिए, मैं घर लेके जाऊंगा अपने। तो उन्होंने कहा यादव जी हम आपको 1 किलो भी मूंग नहीं देंगे। तो हमें लगा कि, हमने कहा नहीं हम पैसे दे रहे हैं आपको, ऐसा नहीं कि हम फ्री लेके जा रहे हैं। नहीं नहीं बोले पैसे वाली बात नहीं, ये मूंग हम बोले भीतर भी नहीं लाते हैं, यानी मकान के हम भीतर नहीं लाते हैं, और बाहर की बाहर ट्रॉली भरी सीधी वेयर हाउस ले जाते हैं, क्योंकि इसमें इतना जहर पड़ा है कि हम घर में नहीं खाते। तो जो किसान घर में स्वयं नहीं खाता है, ऐसा जहर जो है कहीं ना कहीं समाज में तो आ ही रहा है। हर जगह दाल, मूंग की दाल लोग खा रहे हैं, तो ये भी पाप है। इससे भी कितने लोग को बीमारी हो रही है, कितने मर रहे हैं। इसलिए ये पाप जो है दूर हो जाए। अधिकतर मालवा में ज्यादा उपयोग होता है, जहाँ पानी की भरमार है, और वहाँ 3 फसलें तो होती हैं, 3 फसलें हर जगह होती हैं, लेकिन मूंग में जो जहर डाला जाता है कोरोजिन और सफाया, इस पर इसका दुष्प्रभाव निश्चित पड़ता है। तो इस पे आगे और हम चर्चा करेंगे। जैसा कि मेहरा जी ने बताया, आदरणीय पवन कुमार जी ने बताया, आगे आदरणीय नारायण मीणा जी जो है कैंडे से, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, वो भी इस संवाद में शामिल हो, अपना मार्गदर्शन, अपना अनुभव, क्योंकि आप जो है निश्चित जो है जैविक खेती करके और मार्केटिंग भी कर रहे हैं। अभी हमने जाके देखा आपके यहाँ, तो आपका अनुभव अच्छा है, आप अपना अनुभव शेयर करने का कष्ट करें। जी बाबूजी नमस्ते, क्या मैं 2 मिनट बोल सकता हूँ? एक प्रश्न था मेरे मन में। जी जी हाँ जी स्वागत। भैया, जयसिंह बोलो, आप बोलो, पहले बोलो आप। जी बाबूजी, जैसे मैं अभी आपको मैं डेली सुन रहा हूँ लगभग, तो जैसे जैविक में उत्पादन कम होता है, ये मैं भी अब लगभग 2 साल हो गए मुझे प्राकृतिक जैविक खेती करते करते। तो जैसे मैंने कहीं सुना है कि जो हमारा जो पौधा जो है, हमारी जो फसल है, ये पर्यावरण से लगभग 96% खाना लेता है और 4% धरती माता से लेता है। तो फिर हम मतलब इसका क्या है, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मतलब कि पर्यावरण से खाना, वातावरण से खाना, वायुमंडल से, और फिर हम जमीन माता हम डाल रहे हैं, मेरे को कुछ समझ में नहीं रहा। जैसे उत्पादन में मतलब क्या किया जाए, मतलब फिर हम पर्यावरण के लिए क्या कर रहे हैं, मतलब जैसे अगर पर्यावरण वातावरण से अगर खाना ले रहा है पौधा, फिर हम क्या कर रहे हैं, उसका मुझे थोड़ा समझाओ। मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रही, मतलब आपकी बात, मतलब क्या करना है अपने को इसके लिए। जी जी आदरणीय जयसिंह जी ने महत्वपूर्ण बात की है कि पर्यावरण से हमारा पौधा दूषित होता है, हमारी खेती दूषित होती है। तो उसके लिए क्या उपाय किया जाए, क्योंकि आप जैसे यज्ञ वगैरह करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, और पर्यावरण शुद्ध कैसे हो, इस पर चर्चा के लिए आपने बोला है। मैं मीना जी को आमंत्रित करता हूँ, वो अपना संवाद करें, सुझाव प्रदान करें। जी जयसिंह भाई, आपका प्रश्न है, ये तो वैज्ञानिक के आधारित प्रश्न है, और जिस दिन अपने इसमें वैज्ञानिक जुड़ेंगे
कृषि विज्ञान के या दूसरे उनसे इस प्रश्न का पूरा प्रश्न पूछेंगे अपन। आज की चर्चा जो रखी गई है अपन रासायनिक खेती से कैसे प्राकृतिक जैविक खेती की तरफ अपन चले, तो ये विषय रखा गया आज का। तो इसी में मैं अपना अनुभव बताना चाहता हूँ, क्योंकि रासायनिक खेती जो है उसमें उत्पादन अच्छा मिलता है और प्राकृतिक जैविक खेती में है उसमें हमको उत्पादन कम मिलता है। तो अभी जैसा अनुभव मेरा चल रहा है कि मैं रासायनिक खेती भी कर रहा हूँ और प्राकृतिक खेती भी कर रहा हूँ गाँव आधारित। तो इस वर्ष का अनुभव मेरा ऐसा रहा है कि कृषि विज्ञान केंद्र के या कृषि विभाग के जो भी अधिकारी आए उन्होंने बोला कि मीना जी आप पूरा एकदम प्राकृतिक खेती में मत जाइए, आपकी जो रासायनिक खेती है उससे एकदम प्राकृतिक खेती भी कोई भी जाएगा उत्पादन आपका घटेगा पक्का है। आप ऐसा कीजिए कि रासायनिक खेती करिए, उसमें यूरिया डीएपी डालिए मगर उनकी मात्रा आप घटा दीजिए। जैसे आप 2 बोरी डीएपी डाल रहे हैं खेत में, तो उसकी जगह आप 1 बोरी डीएपी डालिए और उसमें अपने प्राकृतिक उत्पादों का उसमें सम्मिलित कीजिए, तो आपका उत्पादन नहीं घटेगा और बढ़ेगा ही। तो इस बार का मेरा अनुभव ऐसा है कि रासायनिक खेती में जो हम कर रहे थे यूरिया डीएपी डाल के, उसमें मैंने इस बार नवधा नाटी की शैली भी उसमें चलाई है, मैंने उसमें जीवामृत भी चलाया है। तो इस बार वो फसल रासायनिक फसल इतनी अच्छी है कि मैं कहता हूँ कि उत्पादन जो 20 कुंटल अपन लेते थे प्रति एकड़, मुझे उम्मीद है कि वो 25 कुंटल मिलेगा अपने लिए। दूसरे लोग भी कल 3 दिन पहले की बात है, डीडीए साहब और अपने ये शहर संचालक महोदय, वो ये सभी लोग आए थे फार्म पे मेरे, क्योंकि यहाँ कथा चल रही बाजू में, उसमें गए थे वो, तो वहीं थे, तो वो लौट के आए तो उन्होंने पूरा फार्म देखा मेरा यहाँ पर। तो उनका बहुत बढ़िया मीना जी आपका बहुत अच्छा कार्य चल रहा है और आपने जो प्रयोग किया है रासायनिक खेती में जैविक उत्पाद मिलाकर जो आपने डाले हैं, वो इसकी जो फसल है बहुत ही लाजवाब। हमें उम्मीद है कि आपकी फसल अन्य रासायनिक उत्पादों से अधिक ही निकलेगी, कम नहीं निकलेगी। तो ये बहुत अच्छा आपने किया। आप इसको धीरे धीरे आगे चल के, जैसे आपने इस बार 2 बोरी की जगह 1 बोरी डीएपी डाला, अगले साल उसको 10 किलो और कम कीजिए, फिर 25 किलो कम कीजिए, और ऐसे धीरे धीरे करके आपकी 4-5 साल में पूरा रासायनिक आपका हट जाएगा और पूरी फसल, पूरी आपकी खेती जैविक और रासायनिक हो जाएगी। एकदम कोई भी करेगा तो उसमें उत्पादन को नहीं ले सकता कहीं से भी। तो ये उसके अनुभव है मेरे पूरे, और अच्छी फसल है इस बार रासायनिक खेती मेरी। और जैविक खेती में भी जो है पूरा जो उत्पाद अपन बना रहे हैं उसमें भी मुझे आज 6वां वर्ष है, मगर उसमें भी अच्छा उत्पादन हो रहा है, अब कम नहीं हो रहा है। जैविक खेती में उत्पादन तो अपने कम मिलता है, सिर्फ गेहूं में ही कम मिलता है, दूसरी अन्य फसल में ऐसी कोई नहीं है। चना ले लो, आप मूंग ले लो, या आपकी तुअर ले लो, या जो भी फसल आपकी लेना चाहे, वो कोई कीमत में कम नहीं निकल रही इस समय यहाँ पर पूरी। जैसा आपने 5 कुंटल मूंग अपना रासायनिक में निकल रहा है, तो 5 ही कुंटल अपना प्राकृतिक खेती में मूंग निकल रहा है उसका। ये अंतर धीरे धीरे मतलब करेंगे तो अपन पूरी प्राकृतिक खेती की तरफ आ जाएंगे। तो ये उनके अनुभव है, बहुत अच्छे रहे। और इस बार क्या हुआ है कि राज्य सरकार ने यहाँ पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बहुत से अनुभव यहाँ दिए हैं, स्रोत दिए हैं। उनकी बीआरसी लैब भी उन्होंने मंजूर की है पूरे मध्य प्रदेश में। तो हमारे जिले में नर्मदापुरम में भी हमको बीआरसी लैब मिली है, जिसमें 1 लाख रुपए का अनुदान सरकार दे रही है पूरा, उसमें पूरी सामग्री खरीदना और उसको अपने खेत में लगाना और लोगों को प्रोत्साहित करके प्राकृतिक खेती की तरफ उनको लौटाना, और जो उत्पाद अपन बनाएंगे वो उनको सेलिंग करना, धीरे धीरे उनको प्राकृतिक खेती की तरफ लौटाना। ये उनका सरकार का प्रयास है पूरा। तो इसी कड़ी में हम नर्मदापुरम जिले के जितने भी किसान हैं, जैसे शरद भैया हैं, मेहरा जी हैं, राकेश गौड़ जी हैं, मैं हूं, और दूसरे अन्य जो भी अपने ग्रुप से, योगाहार ग्रुप से जुड़े हैं, सभी को बीआरसी लैब मिली है। सभी को 1-1 लाख रुपए के अनुदान सरकार दे रही है। और अभी इस तैयारी पे यहाँ तक पहुंच गए हैं कि अब उन पूरा सामान खरीदना है अभी और वो लगाना है। तो मेरा अनुभव तो यही कहता है कि रासायनिक खेती से यदि प्राकृतिक खेती तरफ हमने लौटना है तो धीरे धीरे ही अपन लौट पाएंगे उसमें, जब ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जी ओम जी। जी धन्यवाद आदरणीय नारायण जी, आपने
बताया है, अपना अनुभव बताया है, जैसा आप कर रहे हैं वैसा आपने बताया कि, और आपके खेत पर जैसे डीडीए साहब वगैरह जो गए हैं। जी जय सिंह जी कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जी बाबूजी, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता था कि जैसे अभी बोला बाबूजी ने कि मतलब ये वैज्ञानिक सर्च है, मतलब तो मतलब मेरा अनुभव ये है कि जैसे 96% का बताया उन्होंने, तो अपने हिसाब से कुछ है थोड़ा बहुत 25%, 50% है नहीं है? जो वैज्ञानिक जो बता रहे हैं कि भाई 96% पौधा मतलब इसका उत्तर पर्यावरण से, लगातार वातावरण। राउत सर दे सकते हैं। राउत सर हमारे यहाँ है डॉक्टर साहब, और वो जवाब देंगे तो बहुत अच्छा जी होगा। जी जी हो। जी 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 जी। जी आदरणीय डॉक्टर RL रावत जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय जय सिंह जी का जवाब जो है उत्तर जो है प्रदान करने का पहले सबको सुन लिया जाए, क्योंकि सब बढ़िया काम कर रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है हमारी टीम काम अच्छा नहीं कर रहा, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जो मेहरा जी कर रहे हैं, मीना जी कर रहे हैं, शरद भैया कर रहे हैं, सबके प्रयास जो है, और हर जगह मैं ये देख रहा हूँ अभी हर जिले में आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे जो प्रयास हो रहे हैं वो बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो हमारा खेती का, जैविक खेती की जो बात कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती की बात, जी आवाज नहीं आ रही है, बात नहीं आ रही। जी आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज में परेशानी आ रही है। एक मिनट में फिर से बोलता हूँ। अपनी आवाज बंद कीजिए जय सिंह जी, जब सभी की आवाज बंद, माइक बंद रहेंगे जब आवाज आएगी जय सिंह। अब आ अब तो रही बिल्कुल आवाज? भी नहीं आ रही। अब आ रही आवाज? जी जी जी। जी, बहुत सुंदर जो बातें हमारी चल रही है। और निश्चित रूप से खेती के साथ जो हमारा जो दुर्भाग्य रहा कि हमने केमिकल को जोड़ने के साथ हमने कभी इंटीग्रेशन पर, जो हमारा पहले जो था उस पर हमारा जो फोकस है वो एकदम कम हो गया। क्योंकि अगर हम सारी चीजें एक साथ लेते और उन चीजों को साथ साथ जोड़ते, जो खेती के साथ हम गौपालन की बात करते थे, मुर्गी पालन की बात करते थे, बकरी पालन की बात करते थे, तो ये धीरे धीरे लोगों के पास कम होते गए। और हम जो मोनोक्रॉपिंग या मोनो फार्मिंग की बात करने लग गए, सिर्फ हम फसल उगाएंगे, हम या तो एक ही फसल उगाएंगे। तो इसने सबसे ज्यादा नुकसान इसने किया। और निश्चित रूप से जैसा मेहरा जी ने कहा, हमारी आवश्यकताएं बढ़ी है, उसको लोभ नहीं कहें, उसको आवश्यकताएं बढ़ी है। और आवश्यकताएं ही हमें ऐसा लगता है कि ये इसको हम लोभ का नाम दे सकते हैं। तो वो जो आवश्यकताएं बढ़ी है उनकी प्रतिपूर्ति के लिए हम काम करना चाहते हैं। पर हमारे पास जो काम करने के जो हमारा स्वभाव है, मानव स्वभाव है, वो मिनिमम श्रम में अधिकतम लाभ चाहता है। ये स्वभाव है। इस स्वभाव को परिवर्तित करने के लिए डर चाहिए। और वो डर जो है अभी जो दिखाया जा रहा है, और मैं हमेशा जब भी मैं प्रशिक्षणों में जाता हूं तो मैं अपने जो अधिकारियों को उनको एक ही चीज सिखाता हूं कि पहले डराओ, और इतना डराओ कि वो डर के मारे सोचने पे मजबूर हो जाए। क्योंकि सबसे जरूरी चीज है डर। और डर अगर नहीं होगा, क्योंकि हर अनुशासन के लिए डर चाहिए, जब तक नहीं डर सर, नहीं होगा। मेरा निवेदन है आपसे, जय जी, सिंह जी का जो वो प्रश्न है। उसको भी, उस पर भी आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा जी हूँ दादू, जी। चिंता ना करें, उस पर भी आ हाँ रहा हूँ, जी। उस पर भी आ रहा हूँ। तो ये जो अनुशासन है ये हमें डर से लाना पड़ेगा। और खेती में हमें अपने किसानों को डराना पड़ेगा कि इससे आने वाली पीढ़ियों के लिए ये खेती नहीं रह पाएगी। हम अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को हम ये खेती नहीं दे पाएंगे। क्या आप अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को खत्म करना चाहते? इस डर को आप व्यापक रूप से फैलाएं। अब बात हुई जय सिंह जी की, तो जय सिंह जी का के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारा शरीर बना होता है, तो वो शरीर बनने के लिए 3 तत्व प्रकार है: कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये पूरा शरीर में जितना भी कुछ बना है ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं हमारे शरीर में, जो कुछ भी है वो इनसे बना हुआ है। तो ये जो 96% आपने बोला, तो ये 96% इसी का है। उसमें थोड़ा सा जो है नाइट्रोजन होता है, जिससे हमारी
प्रोटीन बनती है, तो उसके साथ नाइट्रोजन का कुछ अंश जुड़ता है तो वो प्रोटीन बन जाता है। फिर हमारा कैल्शियम जुड़ जाता है तो उसके साथ हमारा हड्डी, फास्फोरस और कैल्शियम जुड़ता है तो हड्डियां बन जाती है। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन में, पर सारा जो खेल है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो ये जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में है, जिसको हम 0.3% कहते हैं, वो अब बढ़ते जा रही है, उससे लेते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है हम पानी से लेते हैं। तो ये वायुमंडल से जो 96% हम चीजें हैं वो वायुमंडल से ले लेते हैं। पर जो नाइट्रोजन है, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है, जो 78% है, उसको हमारे पौधे नहीं ले पाते। सिर्फ दलहनी फसलें जो हैं वो हमारी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स कर लेती है, क्योंकि उनकी जड़ों में ग्रंथि पाई जाती है, राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारी जमीन में, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, ये हमारे कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रोसोमोनास। तो ये हमारे जो बैक्टीरिया है ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके भी पौधों, मतलब जमीन में फिक्स करते हैं और पौधों को उपलब्ध कराते हैं। ये जो नाइट्रोजन की कमी है, इसके कारण जो हमारी धान्य फसलें हैं, ग्रेमनी फैमिली की जो फसलें हैं, जिनकी की नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, उनकी जो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है वो ज़्यादा होती है, तो वो फसलें उत्पादन नहीं दे पाती। तो हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन की ज़रूरत है। हम सारे जो हमारे संसाधन है इनका उपयोग करें, हम बायो फर्टिलाइजर का उपयोग करें, कि हम एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, इनको भी जमीन में हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। अगर हम इनको भी ऐड करते हैं, हम गोबर की खाद डालते हैं, हम स्लरी डालते हैं, हम जो अभी बात कर रहे हैं जीवामृत की बात कर रहे हैं, तो जीवामृत में हम क्या ऐड करते हैं? जीवामृत में हम बैक्टीरिया ऐड करते हैं, जो हमारे ऐसे हमारे जो ऐसे फंगस है जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, उनको ऐड करते हैं। तो जब जीवामृत हमारे उसमें जाता है तो ये कहीं ना कहीं एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करता है। अब एक चीज, ये जो सारी चीजें आपने कही, जब प्रोडक्शन की बात हम कर रहे हैं तो एक और नया पहलू सामने आ रहा है, और वो पहलू इन सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जो बीमारियां हो रही है उनके कारण में अगर जाते हैं तो उनके कारण में यह है कि हमारा जो उत्पाद हो रहा है उसकी गुणवत्ता की स्थिति क्या है। हमने हाई प्रोडक्शन उत्पाद कर लिया, पर ये हाई प्रोडक्शन वाली चीजों में हमारे जो उनके पोषक तत्व थे उनकी कमी होते जा रही। कहीं किसी में जिंक कम हो रहा तो किसी में आयरन कम हो रहा, किसी में अलग अलग जो पोषक तत्व थे, उत्पादन बराबर बढ़ रहा आपका, लेकिन ये जो बहुत कम मात्रा में, जिसको हम सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं, ये हमारे शरीर के लिए भी, हमारे शरीर में और ज्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसे पौधे को 17 चाहिए, वैसे हमारे शरीर को और भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो ये पोषक तत्व हमारे शरीर में कम होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हम भोजन कर रहे हैं उसमें इन तत्वों की कमी है। इनके डेटा जो आते हैं, रिसर्च पेपर्स में जो आ रहे हैं, वो बहुत चिंताजनक है, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म मात्रा में इनकी आवश्यकता है, लेकिन ये हमारे शरीर पे व्यापक प्रभाव डालते हैं। एक मिनट सर। ये हमारे जो ग्रोथ रेगुलेटर हैं, जो हमारे हार्मोन्स है, उनको रिलीज करने में, उनको नियंत्रित करने में हमारा काम करते हैं। तो उत्पादन के साथ इनको भी देखने की आवश्यकता है। जी हाँ सर, जैसे अभी आपने बोला कि जो हम खाना खा रहे हैं तो इसमें जो मतलब अपने को जितने प्रोटीन चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं। प्रोटीन की बात नहीं है ये। हाँ ये मतलब जो भी प्रोटीन की आप, बात नहीं। हाँ मेरा मतलब जो वो जो चीजें हैं, हम जो 16-17 तत्व की बात करते हैं ना, हाँ हाँ तो हाँ वही हमारे, वही जी वही 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 मैं थोड़ा पढ़ा लिखा कम हूँ तो समझ कम पड़ती थोड़ी। तो जैसे नहीं, जो हम अपने को पढ़े लिखे की शरीर में बात नहीं भोजन कर रहे। भोजन से जो सारी चीजें चाहिए। आपका माइक बंद हो गया जय सिंह जी। हाँ जी, जैसे अपने को जो भी तत्व चाहिए शरीर को पूरे, वो अपने भोजन से नहीं मिल पा रहे हैं। आपका कहना यही हाँ, है कि हम जो भोजन कर रहे हैं उसमें पूरा तत्व नहीं मिल पा रहा है हमारे शरीर को। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे अपन तो जैसे प्राकृतिक जैविक खेती कर रहे हैं तो उसमें से नहीं मिल पा रहा अपने को। देखिए, जब हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो आप उसमें
जैविक खेती कर रहे हैं तो इसमें आप गोबर की खाद डाल रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं, आपके खेत में कार्बन की मात्रा बढ़ रही है, तो उसके हाँ साथ में ये पोषक तत्व है, ये बहुत सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, तो इनकी संख्या, इनकी जो मात्रा है वो उसमें बढ़ रही है, तो वो कहीं ना कहीं उसकी प्रतिपूर्ति करते हैं। अब जब हम ये सब नहीं करते हैं, हम सिर्फ रासायनिक करते हैं, तो ये इनकी जो आवश्यकता है, जिनकी जो मात्रा है वो उस गति में नहीं बढ़ पाती, तो कहीं ना कहीं हमको इनको ऐड करने की आवश्यकता होती है। अब कैसे कर रहे हैं ये आपको देखना है। जी। जैसे मैंने सुना है कि जैसे जो ऑक्सीजन जो है मतलब, तो ऑक्सीजन का जो लेवल रहता है हवा में वो भी कम हो गया है। सुन पा रहे हैं? बिल्कुल कम हो रहा है, हाँ बिल्कुल कम हो रहा है, तो क्योंकि उसके कार्बन लिए, डाइऑक्साइड बढ़ रही है। हाँ तो उसके लिए क्या करना चाहिए अपने को? जो आप कर रहे हैं, अग्निहोत्र यज्ञ सुबह शाम। बिल्कुल। जी जी। तो जैसे ये अपने शरीर के लिए तो आप बता रहे हो, तो क्या आप आप मानते भी हैं कि लगभग जैसा हमारा शरीर है वैसे ही हमारा खेत की फसल भी है लगभग, उसको भी देखिए, जो। आप एक चीज हाँ हाँ कर रहे हैं, हम समग्र की बात कर रहे हैं, हम समग्र की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक चीज से जीवन नहीं होगा, जीवन के हाँ लिए समग्रता जरूरी है। हवन हवन हाँ यज्ञ हाँ हाँ ये एक चीज है, हाँ। बाकी चीजें भी आपको जी आपको आप सिर्फ हवन करेंगे, सिर्फ यज्ञ करेंगे, आप व्यायाम नहीं करेंगे, आप समय पे उठेंगे नहीं, आप समय पे कार्य नहीं करेंगे, तो आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। सिर्फ हवन करके स्वस्थ नहीं जी रह जी जी। सकते आप, बिल्कुल। आपको भोजन समय पे करना बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल। आपको भोजन में नियमितता रखनी पड़ेगी, भोजन में आपको जो उसका आहार की जो मात्रा है वो लेनी पड़ेगी। आप सिर्फ कहेंगे तो एक आध दो स्वामी जी बन सकते हैं जो हवा पे जीवित हैं, जैसे अभी हमारे महाराज जी नहीं हैं, नहीं 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 क्या नाम है नहीं, उसका, बिल्कुल सर, बिल्कुल तो मैं आपकी ऐसे बात मानता हूँ। लिमिटेड नहीं लोग हैं। नहीं, पर सर मेरा मतलब ये था कि जैसे मेरा अनुभव ये है कि वो फिलहाल जो है मतलब मान लीजिए कि वो जैसे जैसे आप भी किसान ही है, तो पहले खेत में हम मांडा करते थे, और वो चार बेली गाड़ के और फिर उसमें वैसे फंगसेदार बेली रहती थी, तो हम फंगसे पे चढ़ते थे खेत पे। है आपको अनुभव? जी जी है। जी। तो जी थोड़ी, जी, बिल्कुल तो बिल्कुल उसमें थोड़ी अपने को परेशानी आती थी, लेकिन वो अपन चढ़ जाते थे। और अगर वहां पे निशानी लगा दी जाए तो थोड़ा आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। ऐसा मेरा अनुभव है, मतलब कि अग्निहोत्र हमारे स्वास्थ्य के लिए, और मतलब खेत में भी जो सारी समस्या भी, जैसे कल परसों एक भैया अशोक जी करके भैया थे, वो बार बार उनका प्रश्न था कि उत्पादन ही नहीं हो रहा है, मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मतलब मानसिक शांति भी नहीं है उनके अंदर। मेरा अनुभव ये है, जैसे इससे अपने को ये मेन चीज है। बाकी सर मैं आपकी बात बिल्कुल मान रहा हूँ, आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं अगर मैं कुछ गलत बोला हूँ तो उसके लिए माफी, लेकिन मेरे मन में नहीं जो नहीं, बात है मैंने आप बताई गलत नहीं आपको। कह रहे। जी जय सिंह जी, हमारा जी जी ये जी। है, मेरा मेरा व्यक्तिगत मानना है, हो सकता है मैं गलत हूं, पर मेरा नहीं नहीं व्यक्तिगत मानना है, समग्रता चाहिए जीवन में। नहीं, वो तो बिल्कुल समग्रता सर, नहीं होगी, आपको बिल्कुल। आपको हर चीज करना है। आपको, आप अगर सिर्फ बोलेंगे कि मैं सिर्फ सुबह उठ के अग्निहोत्र कर दूंगा, शाम को अग्निहोत्र कर दूंगा, तो इससे आपकी खेती नहीं होगी। नहीं वो होगी मैं सर, लिख मैं के दे मानता हूँ सकता हूँ, सर, मैंने अपने खेत तरफ में से लिख के बिल्कुल, दे सकता हूँ। नहीं सर बिल्कुल जी मैं मानता हूँ, मैंने खेत में सर जीवामृतम, गोकृपा जीवामृतम, जीव रसायन, खट्टा मीठा, मैंने 5 पत्ती काढ़ा, कंडों के द्वारा खाद, मैंने यूरिया के लिए मतलब जो अपने ये तो गाजर सर घास। जयसिंह जी, इनका जो लाभ आपको मिला है वो जी आप बताएं, तो सारे किसान उसको और आपकी बातों को मानेंगे। जैसे मैंने कहा कि भैया मैं तो 60 डिसमिल से 65 एकड़ तक पहुंचा हूं, कृपया हाँ कर आपने जो अनुभव किया है वो यदि आप बताएंगे तो ज्यादा लाभ होगा हाँ जी। हाँ। नहीं नहीं नहीं, जी 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 बिल्कुल बाबू जी, मैं तो वही बता रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ, और मैंने तो इसका देखा भी सही थोड़ा। अब सेकंड साल है इस बार तो, और मैं इस बार थोड़ा रिजल्ट निकाल कर और फिर अपने पूर्णता से बिल्कुल पूरी जी जानकारी इस जी, पर हो जाएगी। बिल्कुल लेकिन मैंने बिल्कुल। पिछली बार जो है लगभग मैंने 1 क्विंटल 10 किलो गेहूं बोए थे, और जी वो 1 एकड़ मतलब एक अपन ने नापी नहीं हो पटवारी के थ्रू या मोबाइल के थ्रू, पर वो 1 एकड़ से थोड़ा बहुत इधर उधर एक दो सीढ़ी इधर उधर हो सकती। जी और लगभग यहाँ 400 किसान एकत्रित हुए थे लगभग 8 फरवरी को पिछली, और सबने देखा, मतलब मैंने उसमें कुछ भी नहीं डाला, ऐसा नहीं कि, आप विश्वास करिए मैं झूठ नहीं बोलता हूँ इस मामले में कुछ भी। नहीं नहीं, वो तो हाँ आप तो
मैंने कुछ भी उसमें नहीं डाला, सिर्फ अपने जो है मतलब मैंने जो बता रहा हूँ मैं आपको, जो जो भी मैंने खेत पे बनाया प्रकृति के थ्रू, वो सारी चीजें डाली और नित्य अग्निहोत्र किया, और 17 क्विंटल गेहूं निकले हैं मेरे। बधाई सर, बधाई। हाँ ये और चीजें तो यदि हमारे पास पहुंचेगी सब लोगों के, तो 17 क्विंटल गेहूं यदि निकले तो ये तो बहुत बड़ी बात है भाई। हाँ जी सर, और मतलब और इस बार और अपन देख लेंगे, इस बार हो सकता है, मेरे को थोड़ा मन में ऐसा डाउट था कि भाई अपन ने पहली शुरुआत की डायरेक्ट, हो सकता है पिछली बार का कोई उसमें खाद हो रसायन हो, इस कारण सब सेकंड साल है इस बार। जी जी। इस बार और अपन उसका अच्छा अनुभव लेंगे। अच्छा लग रहा है मुझे, मैं आपसे जुड़ा हूँ जब से, डेली सुनता हूँ मैं, मेरे मन में डाउट था थोड़ा सा, मैंने चलिए देखिए जानकारी लेने से ही थोड़ा सीखूंगा मैं भी। जी जय सिंह जी, 17 क्विंटल गेहूं आपका निकला, उसमें आपने क्या क्या डाला, पूरी विधि बताने का कष्ट करें आप। हाँ जी सर, मैंने उसमें जैसे अपने ने गोकृपा जीवामृतम बना रखा है खेत पे ही, प्लस बोर के थ्रू खट्टा रसायन तैयार किया था, उसका भी स्प्रे किया, केलों के द्वारा मीठा रसायन तैयार किया, उसका भी स्प्रे किया, और मैंने लगभग जो अपने गाय के गोबर के कंडों का, और उसमें थोड़ा अपना जो एक 1.5 किलो के लगभग बेसन, ये मैंने 5-7 दिन तक घोल के, और इसका लगभग 3 से 4 बार स्प्रे किया था। और यूरिया के लिए मैंने जो अपना गाजर घास आता है, 200 लीटर का एक ड्रम लिया, उसमें लगभग 5 किलो गाजर घास के पत्ते, और 5 किलो अपने वो क्या बोलते हैं, सहजन सहजन के पत्ते, और उसमें भी मैंने आटा या गुड़ शायद मेरे पास लिखा हुआ है घर डायरी में, डाल के ये लगभग 20 दिन में उसको कंप्लीट करके यूरिया की जगह वो इस्तेमाल किया था। ये सारी चीजें मैंने सिर्फ खेत पे ही सारी तैयार की, और खेत पे ही मैंने बाजार का कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी। तो और उसको पूरा लिख करके, जो आपने किया है उसे विधिवत लिख करके हम हाँ लोगों को नहीं, बता। लिखा हुआ है बिल्कुल मेरे पास, लिखा हुआ, मैं भी खेत पे से घर जा रहा हूँ, रास्ते में वही में जी मेरे पास लिखा हुआ है सारा, बिल्कुल मैं जी बताऊंगा। और इस बार फिर मैंने सारी चीजों का उपयोग किया, अपन इस बार फिर रिजल्ट निकालें बिल्कुल, और अच्छा रिजल्ट रहा तो बिल्कुल जी, अपन आदरणीय किसानों को। शिवाजी माने जी, आप अपना अनुभव प्रदान करें। सदन को वंदे को मातरम। शिवाजी माने पुणे से बोल रहा हूँ। अब की जो चर्चा चल रही है बहुत अच्छी चल रही है। ये कंफ्यूजन ऑफ वेरियस थियरीज इन और ऑन गो आधारित खेती, पालेकर जी ने अलग बताया, गोकृपा अलग है, वेस्ट डिकम्पोजर अलग है, ताराचंद बेलजी अलग है, एपीकेटी आधुनिक प्राचीन कृषि तंत्र ये अलग है, और ये हमने ये जो शाश्वत कृषि सूत्री निकाली है उसका अनुभव हमें बहुत अच्छा आ रहा है। उसका विधिवत लेखन किया है, वो मराठी में है। हम आपसे परमिशन चाहते हैं कि आपको मेरे ख्याल से रविचंद्र जी का फोन मेरे पास है, मैं आपको भेज दूंगा। उससे क्या होता है कि सहज असोनी सायाशी पड़ोची नये, जो संत ज्ञानेश्वर जी ने लिखा है, हमारे जो अपने देश के सर्वश्रेष्ठ संत थे, उनके प्रिंसिपल से ये बेसन पीठ, गुड़, जगरी और ताजा गोबर इतना ही मिलाना है, और वो जब अपनी जमीन गीली रहती है जब भी छिड़कना है। ये 2 बार किया 10-10 दिन के अंतर के बाद, तो वो पूरा खरपतवार का भी कंट्रोल आता है, और वो मिश्र पिक पद्धति यूज करके यूज किया तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। उससे जीवाणु समूह और केचुए तैयार होते हैं, और वो अपना काम करते जाते रहते हैं। एक दल और द्विदल ये साथ में लगाना है, ये इसलिए इसको मिश्र पिक पद्धति बोलते हैं। और दूसरी कंडीशन वापसा जो है, मतलब वाटर कंटेंट परसेंटेज जो जमीन में रहता है वो कंट्रोल में, सबसे ज्यादा भी नहीं चाहिए और सबसे कम भी नहीं चाहिए। ऐसी व्यवस्था करने हैं आच्छादन से, बेवड़ आच्छादन, पानी व्यवस्थापन, ये दूसरी त्रिसूत्री है। पहली त्रिसूत्री है गोबर, जॉगरी पाउडर और बेसन, पानी के घोल छिड़कना, कब वो विधिवत लिखा है हमने। और तीसरी सूत्री है जो टनटनी, कांग्रेस, मतलब गाजर गवत और धतूरा, इसको 5-5 किलो के गट्ठे में बांध के 200 लीटर के बैरल में डाले तो वो सब अच्छा होता है। इससे
जो भी अपनी साइंटिफिक गरज है उसको, ये सब पूरी हो जाती है। मेन क्रॉप का अन्न है सनलाइट, सूर्य प्रकाश, इसलिए उसको विधिवत नॉर्थ साउथ बोना चाहिए, उसमें अंतर होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा अन्न है उसका। ये हमारे आदरणीय कांतिलाल जी नलगे नाना, इन्होंने 30 साल के तपश्चर्या से ढूंढ के निकाला है, उससे हम गन्ना तैयार कर रहे हैं, अंगूर है, आम है, संतरा है, मौसम्बी है, सब बहुत सारी सब्जियां भी है। ऐसे डेमो प्लॉट चल रहे हैं और इसका हम अंतर्भाव अपने केंद्रीय नेचुरल फार्मिंग पॉलिसी में भी इंक्लूड कर रहे हैं और हमारे स्टेट के, महाराष्ट्र स्टेट के नेचुरल फार्मिंग पॉलिसी इसमें भी इंक्लूड कर रहे हैं। सबने अप्रिशिएट किया है, सबके सामने प्रेजेंटेशन हो गया है, गवर्नर साहब के सामने उसका प्रेजेंटेशन होना बाकी है। इसका इतना प्रिंसिपल है कि जो हम एकेडमिशियन जो बोलते हैं, जो भी केमिकल के या बैक्टीरिया के नाम उछालते हैं, ये करो वो करो, वो करने की जरूरत नहीं लगती है, वो सब अपने आप भूमि में ही तैयार हो जाता है। ये सूत्र बहुत अच्छा और प्रैक्टिकल है। जो प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए इससे जो कृषक समाज है वो वापस आ रहा है। वो इस पे हमने चिंतन किया था और उससे वो सहज असोनी सायाशी पड़ोची ने, मतलब बहुत सहज है करने के लिए, वही बताना। बड़े बड़े के नाम हम ध्यान में रख नहीं पाते, राइजोबियम, सुडोमोनास, याओ त्याओ त्याओ सब, और इससे एडिशन आप जो भी चाहे, वो जो अपायकारक नहीं है वो यूज करो। एक पहले ही सीजन में सब अच्छा हो जाता है। विधिवत हमने मराठी में लिखा है, हम रमेश चंद्र जी को भेजने की अनुमति चाहते हैं। धन्यवाद। उस पर डिटेल डिस्कशन और करेंगे। जी जरूर भेजिए सर। जी 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 जी, धन्यवाद धन्यवाद। और उस पर बाद में चर्चा करेंगे डिटेल में। एक दिन दिया तो हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। अतिथि बनाएंगे उस दिन, आप पूरा कहें। बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर। धन्यवाद। जी आज हमारे प्रदीपराज वर्मा जी जुड़े हैं, वो नर्मदा माता की परिक्रमा कर रहे हैं, नर्मदा मैया की। तो आदरणीय पवन कुमार जी का हैंड रेस है, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। लास्ट में नर्मदा मैया के दर्शन कराएंगे आदरणीय प्रदीपराज वर्मा जी। जी आदरणीय पवन कुमार जी, सादर आमंत्रित। जी धन्यवाद धन्यवाद। बहुत अच्छी चर्चा आज की हुई है और मेरा अनुरोध ये है कि अभी डॉक्टर चेतन सिंह सोलंकी जी, उनकी एक वीडियो सीरीज अभी शुरू हो रही है कि हम अपना कंजम्पशन क्यों कम करें और कैसे कम करें। तो इसके पहले 2 वीडियो का जो लिंक है मैंने अभी कोर ग्रुप में डाल रखा है। मेरा अनुरोध सभी साथियों से है कि डॉक्टर सोलंकी की जो वीडियो सीरीज है उसको जरूर देखें। यूट्यूब में भी उन्होंने डाल दिया है और मध्य प्रदेश में ही रहते हुए वो कई सारी चीजें कर रहे हैं इंदौर में, और उनकी यात्राएं पूरे देश में चल रही हैं। उनकी जो गाड़ी है सोलर वैन है, उसमें वो उन्होंने प्रण लिया है कि 11 साल तक के वो घर नहीं जाएंगे और केवल अपनी गाड़ी में रह करके इसका प्रचार प्रसार करेंगे। एक तो पहले उन्होंने क्लाइमेट चेंज के ऊपर से शुरुआत की थी, लेकिन अब वो मूल मुद्दे पर आ गए हैं कि हम अपना कंजम्पशन, जो हम उपभोग कर रहे हैं, उसको कैसे कम करें। उन्होंने कई सारी चीजों पर काम किया है इस विषय पर, और एक आध बार तो वो योगाहार के कार्यक्रम में भी आकर के उन्होंने लगभग 1-1.5 साल पहले अपनी बातें कही हैं। तो मेरा अनुरोध है कि उस वीडियोस को आप देखें, उसको सब्सक्राइब भी कर लें, और भी जो हमारे तरह से सोचने वाले लोग हैं उन तक भी उन विचारों तक पहुंचाएं, जिससे कि वो चिंतन कर सकें और सही निर्णय ले सकें। क्योंकि महत्वपूर्ण बात जो है वो समग्रता की है कि केवल हम मिट्टी को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे तो नहीं होगा, उसके साथ पानी भी जुड़ा हुआ है, उसके साथ हवा भी जुड़ी हुई है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर हमारी अपनी पृष्ठभूमि क्या है, हमारी अपनी सोच क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या सोचते हैं, ये भी उसके साथ जुड़ा हुआ है।
तो इन सब चीज़ों को समग्र रूप से जब हम सोचने के लिए अपना आपस में मन बना लेंगे, उसके लिए कन्विंस हो पाएँगे, तब जाकर के मुझे लगता है कि हम जो जैविक खेती या प्राकृतिक खेती की बात जो कर रहे हैं, उसको हम सही रूप में शायद समझ पाएँ और सही रूप में हम लोग कार्य कर पाएँ। तो शिव सोलंकी जी का नंबर ग्रुप में है, मेरे ख्याल से वो कोर ग्रुप में है या नहीं है, लेकिन ग्रुप नंबर 1 में है। अगर आप किसी ग्रुप में जुड़े हुए हैं शिवाजी जी, तो आप उसमें से नंबर मिल सकता है, और नहीं तो आपको किसी ग्रुप में, आप क्योंकि रमेशन मेहरा जी से जुड़े हुए हैं, तो आपको किसी ग्रुप में जोड़ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और आप उनके वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा और उनकी बात को सुनिएगा। बहुत ध्यानपूर्वक उन्होंने बना रखा है, बहुत दिल से उन्होंने अपनी बात कही है। तो यही सूचना मुझे देनी थी। और जहाँ तक के जो बात ये थी कि हमारे पोषण में कितने तत्वों की आवश्यकता है, तो पहले-पहले जब शुरुआत हुई थी तो ये भी हुआ था कि हमारे पास केवल 5 या 6 तत्व ही मेन हैं। जैसे-जैसे हमारी चेतना बढ़ती गई, जैसे-जैसे विज्ञान का प्रसार होता गया, तो उसने कहा नहीं 12 हैं, फिर ये 16 हो गए, फिर ये 14 हो गए, फिर ये 16 हो गए, फिर ये जाके अब कहते हैं कि नहीं अब तो 24 हो गए हैं। इसी तरह से जो हमारा शरीर है उसमें जो तत्वों की ज़रूरत है, वो कहते हैं उससे ज़्यादा है। तो जैसे-जैसे हमारी चेतना बढ़ते जा रही है, जैसे विज्ञान का प्रसार हो रहा है, तो ये भी पता लग रहा है कि ऐसे भी तत्व हैं जिसकी बिल्कुल नगण्य मात्रा भी हमारे लिए ज़रूरी है, और कई बार अगर वो मात्रा नहीं मिलती है, तो उस वजह से भी डिसबैलेंस हमारे शरीर में शुरुआत हो जाती है। तो वही चीज़ हमारे पौधों के लिए भी है, वही चीज़ हमारे भोजन के लिए भी है। तो ये हमारा शरीर भी उसी भोजन से ही बना हुआ है। और तो मुझे लगता है कि हमें हर एक चीज़ को समग्र रूप से समझने की ज़रूरत है, और हमारी समझ अभी भी अधूरी है। ये विज्ञान के दृष्टिकोण से अगर देखें तो अभी हम, मुझे लगता है कि जैसा हम सूक्ष्म जीवाणुओं के बारे में अभी बताते हैं कि केवल 5% के बारे में ही जान पाए हैं, बाकी के बारे में जान नहीं पाए हैं। तो ऐसा हमारी समझ भी ऐसी है, और हमारा जो विज्ञान है, वो भी उसके सामने बहुत कम है। मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन है आपका। और आपने आदरणीय सोलंकी जी की बात कही है, जब वो खंडवा तरफ यात्रा कर रहे थे, उस समय उन्होंने अपना वो वाहन भी दिखाया था जो, और आपने ये हर कार्यक्रम में उनका मार्गदर्शन भी हम सबको प्राप्त हुआ था। और उनके जो जो प्रतिज्ञा है, जो संकल्प है, जो लगातार पर्यावरण और समाज के लिए जो दिशा दे रहे हैं, उनके प्रसाद को नमन करते हैं। और अगर संभव हुआ तो एक आध बार उनका मार्गदर्शन और प्राप्त हो जाए युगहर कार्यक्रम में, तो और अच्छा रहेगा। हमारे आज के इस द्वितीय सत्र में लगातार अपने जो अनुभव हैं और यथार्थ धरातल पर जो कार्य हो रहे हैं, किसान जो कर रहे हैं, वो अपना अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। इसमें मैं चाहूँगा कि आदरणीय हमारे राकेश गौर जी भी कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, और वो भी अपने तरीके से खेती कर रहे हैं, प्राकृतिक जैविक खेती कर रहे हैं। मेहरा जी अपने तरीके से कर रहे हैं, आदरणीय मीना जी अपने तरीके से कर रहे हैं, जय सिंह जी और विभिन्न किसान जो कर रहे हैं। और ये जो लगातार कई पद्धतियां बताते हैं, किसान बड़ा भ्रमित हो जाता है। अलग अलग पद्धतियां और 25-50 प्रकार के जब किसान को जो है बताया जाता है, बताने में और करने में बहुत अंतर है। ऐसा कोई सॉल्यूशन निकाला जाए, जैसे जैसे रासायनिक में डीएपी निकाल दिया, यूरिया निकाल दिया, इसके अलावा कोई आवश्यकता ही नहीं है रासायनिक खेती में। दो ही बहुत है, पलेवा के समय जो है यूरिया, और बोने के समय डीएपी। इसी प्रकार का मिला जुला के कोई भी एक एक दो दो अगर प्रकार की तरीके पद्धति अगर प्राकृतिक जैविक खेती में निकलता है, तो किसान को बनाने में और उसका प्रयोग करने में सरलता आ जाएगी। अलग अलग कोई अपने अपने नाम से, कोई चाहे वो आदरणीय सुभाष पालेकर जी हों, चाहे बैली जी हों, चाहे कोई भी हो, मतलब अलग अलग तरीके के बता करके किसान को इतना वो कर दिया है कि किसान उस पर आ ही नहीं पा रहा है, और वो अंतुगत तो अब उसी पे आ जाता है कि हम डीएपी यूरिया डाला और अपना खेती कर ली।
तो ऐसा हमारा निवेदन है कि इसमें एक प्रामाणिकता के साथ या अपने अनुभव के साथ ऐसा उपाय बताया जाए ताकि किसान उसको अपना सके। 2 हेनरी से मैं आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी को आमंत्रित करता हूँ। 6 मिनट का समय है, तो वो आए और अपना मार्गदर्शन अनुभव प्रदान करें। धन्यवाद मुनिया जी, बहुत महत्व की बात आपने कही और जो बहुत महत्व की चर्चा आज पवन सर जी ने की है वो बहुत यानी करने की जरूरत है कि सब प्रयासों के बावजूद जो जैविक खेती नहीं बढ़ रही है। और जो उदाहरण सर ने दिया, अपन ने भी सबने सुना कि 8 साल वाला भी आदमी अगर फिर भी उसी पे जा रहा है, यानी तेजी से जो बढ़ना है वो नहीं कर रहा है, तो ये चिंतनीय विषय है। तो इसके मात्र जो 2-4 बिंदु है, या इसके पहले भी कहे गए हैं और भी मैं फिर से दोहरा देता हूँ। एक तो जहाँ पे जो जैविक खेती उत्पाद होते हैं उनको परचेसिंग की जहाँ पे गारंटी है, वहां पे ये बढ़ रही है। हम महाराष्ट्र में देखें तो वाशिम, अकोला, ये जो कुछ एरिया है 4-5 जिलों का, जो पंजाब राव कृषि विद्यापीठ, वहां पे एक पोखरा करके मिशन सरकार के द्वारा 6 जिलों में अपनाया गया है, क्योंकि यहाँ पे जैविक खेती करवाई गई है और वहां पे उनका बायबैक परचेसिंग की भी गारंटी शासकीय यंत्रणा के माध्यम से करने की व्यवस्था उन्होंने किया है। उनका कॉमन ब्रांड वगैरह बनाने का भी चल रहा है। तो इस तरह से जहाँ पे बायबैक की गारंटी है, तो 6 जिलों में जहां जहां ये किया है तो वहां पे जैविक खेती बढ़ रही है और टिकी भी हुई है। दूसरा हम देखते हैं यानी चंद्रपुर जिला में, यहाँ पे हमारे करीबन 400-500 किसानों को हमने ट्रेनिंग भी दी थी। तो वहां पे एक 10-12 किसान जो है, जो खुद के करने वाले हैं और खुद के जिनके पास में पशुधन है, वो लोग टिके हुए हैं। लेकिन वो भी टिके इसलिए है कि वो खुद यानी उनके बेचने जो माल है, वो माल बेचने की व्यवस्था 2-4 लोगों के पास में है। बाकी जो पिछड़ गए उनका कारण यही है कि उनके पास बेचने की व्यवस्था नहीं है। जैसा कि तुअर की दाल हमारे एरिया में जो होती है, अब तुअर की दाल एक्चुअली यानी हर एक के फूड का पार्ट है महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में आदि। लेकिन तुअर की दाल जैसी चीज भी बेची नहीं जाती, तो फिर किसान को लगता है कि भी हम जैविक जो करते हैं उसको 2 पैसा तो मिलना चाहिए, वो मिलता नहीं है और इसलिए कुछ पिछड़ गए हैं। तीसरा एक महत्व का बिंदु है कि प्रोडक्शन में, जैसा कि चौहान सर ने भी बोला और यहाँ पे कई लोगों ने बोला कि एकाएक तुम जैविक की तरफ जाओ मत, थोड़ा सा रसायन थोड़ा सा जैविक, ऐसा करते करते रसायन को कम कम करते जैविक की तरफ जाओ। अब इसमें तकलीफ ये हो रही है कि कोई टेस्टिंग के इंस्ट्रूमेंट रहे या जो मार्केट है वो पूरा जैविक मानता ही नहीं। पूरा जैविक यानी तुम रसायन को पूरा छोड़ दो तभी वो जैविक होगा, नहीं तो फिर वो होगा नहीं। तो यह भी एक प्रॉब्लम आ रहा है कि अगर पूरा ही जैविक करना है तो उसमें उपज कम होगी, तो उसमें थोड़ा सा तो भी 20% 30% गारंटी रहेंगी कि इसमें परचेस होता है। जैसा एक उदाहरण कि आदिवासी लोगों की जो उपज होती है वो परचेस करने का एक यंत्रणा होती है, तो वैसे ही यंत्रणा जैविक पूरे जैविक के लिए अगर खड़ी की जाए तो ये हो सकता है। और अंत में बिंदु कि जो अंतिम जो जिसका जिक्र मुनिलाल जी ने किया कि सर ये सही है कि इसका जो लिटरेचर जन जन तक पहुंचना चाहिए कि भाई हाँ, ये क्रॉप वाइज, अपने पवन सर ने भी 1-2 साल के पहले अपने यहाँ पे बात हुई थी कि क्रॉप वाइज क्या करना चाहिए क्या नहीं है। ऐसा जैसा रसायन खेती का लिटरेचर अवेलेबल है, ऐसा जैविक खेती का लिटरेचर ही अवेलेबल नहीं है। और फिर पालेकर जी अलग बताते हैं, रेड्डी जी अलग बताते हैं, 10 लोग अलग बताते हैं, और उसमें जो निचोड़ होना चाहिए वो निचोड़ नहीं हो रहा है और जन जन तक वो नहीं पहुंच रहा है। इसे यही कुछ मात्र बिंदु है। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव, बहुत। और अब रमेश चंद मेहरा जी का अंतिम संवाद और वह आभार ज्ञापित करेंगे। आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी को। जी ओम। आदरणीय डॉक्टर साहब ने जो कुछ कहा वो बहुत सही बात है। हमने जब हम हलोल गए थे, जो प्राकृतिक खेती और प्राकृतिक चिकित्सा पर 3 दिन का वहाँ पर बड़ा कार्यक्रम था और वो विश्व स्तरीय कार्यक्रम उसको माना गया और वो विश्व स्तरीय जो है यूनिवर्सिटी बनी है। और हलोल में भी यही प्रश्न जब पूछा गया कि सर हमको करीब, हमने कहा कि हम 13 तरह की पद्धति हमारे योगाहार के माध्यम से हमने सुनी है और उनको बताया भी। उनका कहना ये था कि सर अभी ये शुरुआत है, अब हम इन सब पर प्रयोग करेंगे, प्रयोग करने के बाद ही हम जो आपको कुछ कह पाएंगे। अभी तक ऐसा कोई प्रयोग
हुआ नहीं है, ऐसा उनका कहना था। तो मेरा एक मानना है कि जब तक प्रयोग नहीं होंगे तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगी। तो जो प्राकृतिक खेती के लिए जो यूनिवर्सिटी बनी है, वो अब आगे जब प्रयोग करेगी तभी कोई निश्चित चीज ऐसे सामने आएगी। जी ओ जी धन्यवाद मेहरा जी। और समय हो गया है और अनुभव की बात हुई, और मैं आदरणीय सदन से निवेदन करता हूं कि जो तरीके अपनाए जा रहे हैं, जो जैविक खेती, प्राकृतिक खेती करने के, उसके लिए जो एक, जैसा आपने कहा है कि सरल तरीका और प्रमाणिक तरीका जिन्होंने किया है, वो अनुभव भी अपन कोई और जिनके पास होगा वो शेयर करेंगे। मैं आदरणीय अगर प्रदीप राज वर्मा जी, मेरी आवाज पहुंच रही हो? हाँ पहुंच रही है, तो आप नर्मदा मैया का दर्शन करा दें, कहाँ पे हैं और क्या कहाँ पहुंचे जी। सदन को सादर प्रणाम भैया। मेरी परिक्रमा कल पूर्ण हो गई है और मैं आज अपने घर पे आ गया हूँ। सबको नर्मदे हर। नर्मदे हर, बहुत बढ़िया। कितने दिन की यात्रा रही आपकी? कुल 12 दिन की यात्रा रही, 13 दिन मतलब टोटल 12 दिन मैया के किनारे, एक दिन शुरू करने का। तो भाई ये फिर इसका वो करो, लौट के आ गए तो वो होगा भैया पूजन भंडारा कुछ? अरे भंडारा तो रोज ही भंडारा होता अपने यहाँ। हाँ नहीं नहीं, अब हम आपके दर्शन कर लेंगे, चरण छू लेंगे, तो हम लोगों को थोड़ा सा आशीर्वाद मिल जाएगा। आप दर्शन परिक्रमा जरूर करके जरूर, लौट आए हैं, बिल्कुल चलो बिल्कुल आते हैं। साहब। बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर। और अब मैं आमंत्रित हाँ, तो अब मैं आदरणीय अनिल राय जी से निवेदन करता हूं कि आप सबका आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। आदरणीय अनिल राय जी। जी ओम, सदन को प्रणाम। सर, आज का योग का सत्र काफ़ी अच्छा था, और जो रोशन लाल जी दूसरे सत्र में संबोधित किए वो काफ़ी सोचने लायक है और उसको अपने जीवन में उतारने लायक है। तो मैं आपको काफ़ी धन्यवाद देता हूं, और सभी जो लोग उपस्थित इस सत्र में अपना ये सुन रहे हैं उन सभी लोगों को शुभ आशीर्वाद देता हूं, और ये आशा करता हूं कि हम कल फिर 5:30 पर पुनः मिलेंगे। जी ओम। ओम जी ओम। जी ओम। जी ओम, धन्यवाद सभी का, सबका आभार, और अपने अपने अनुभव के साथ कल मिलते हैं पुनः। तब तक के लिए अनुमति दें। ओम जी ओम। ओम ओम प्रणाम। ओम। और रूप सिंह भैया, शादी कैसी रही बिटिया की? बढ़िया रही? शरद भैया, मेहरा बहुत जी बढ़िया। और सब नर्मदापुरम की टीम का धन्यवाद, आप लोग सब वहां पहुंचे। और कब लौट आए थे शरद भैया? हम लोग दिन का कार्यक्रम था, हाँ बहुत बढ़िया। तो हम लोग दिन में करके और फिर आ गए थे हम लोग। ठीक ठीक ठीक, बहुत सुंदर।